जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी अपनी टीम ने ही उसे मॉन्स्टर्स के सामने बेट बनाकर फेंक दिया। उसकी ट्रैश क्लास का मजाक उड़ाया गया और उसे वहीं छोड़ दिया गया ताकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन मौत की बिल्कुल आखिरी कगार पर वो एक वर्ल्ड शेकिंग एसएसएस रैंक गॉड प्रोफेशन को अवेकन करता है। अब अंदर फंसा हुआ वो शिकार नहीं रहा, वो उस बदले का नाइटमेयर बन चुका है जो आने वाला है। थका हुआ और नीली लपटों से घिरा हुआ वो अपने किल्स गिनने का संघर्ष करता है, जो पहले ही 3000 हो चुके हैं। उसकी तलवार एक और जीव के मांस में धंस जाती है और किल काउंट करोड़ों में पहुंच जाता है। एक रेंगने वाले जानवर का सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाता है और संख्या एक बार फिर बढ़ जाती है। उसकी चमकती हुई तलवार के हर वार के साथ उस झुंड से एक और जान बुझ जाती है। एक के बाद एक जानवर उसके सामने गिरते हैं। एक भेड़िया, मानव और पंजों वाला राक्षस एक ही झटके में कटकर गिर जाते हैं। ये युद्ध भूमि, पंजों और दांतों की एक धुंध है और सभी का अंत एक ही झटके में हो रहा है। और फिर भी वो लड़ता रहता है, लाल राक्षसों के समुद्र में मौत का एक नीला प्रेत बनकर। उसका हथियार अब उसके द्वारा किए गए इस अंतहीन नरसंहार से हमेशा के लिए दागदार हो गया है। ये अंतहीन युद्ध उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे ये दुनिया तबाह हो गई। एक याद उभरती है जो बिल्कुल किसी दूसरे जन्म की तरह महसूस होती है। दृश्य शहर की एक शांत रात में बदल जाता है। इससे पहले कि सब कुछ बदल गया, एक मासूम छोटी लड़की आसमान में किसी अजीब चीज की ओर इशारा करती है, लेकिन चांद लाल और सुनहरे रंग के एक घूमते हुए अप्राकृतिक भंवर में बदल रहा है। एक ही पल में रात के आसमान में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। नीचे खड़ी अनजान भीड़ इस भयानक दृश्य को एक साधारण चंद्र ग्रहण समझने की भूल कर बैठती है। एक आदमी टेलीस्कोप से करीब से देखता है और उसका चेहरा अविश्वास में जम जाता है, क्योंकि वो जो देखता है वो कोई ग्रहण नहीं है, ये राक्षसों का एक झुंड है जो नीचे उतरने का इंतजार कर रहा है। अजीबो गरीब जीवों की एक पूरी सेना दुनिया पर कहर बरपाने के लिए नीचे उतरने की तैयारी कर रही है। उस राक्षसी आयाम की गहराई में एक छिपी हुई चाबी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इस दरवाजे को बंद कर सकती थी। लेकिन अगर इंसानियत इसे समय पर खोजने में विफल रही तो सर्वनाश होना तय था। घिरी हुई इस दुनिया में चुने हुए सुपर ह्यूमंस का एक समूह उभरा जिन्हें अवेकंड कहा जाता है। उनका एकमात्र मिशन उस चाबी को खोजना था जो राक्षसों के इस अंतहीन झुंड को रोक सके, और एक योद्धा इस अराजकता के बीच रास्ता बनाने की कसम खाता है ताकि उसके साथी इस चाबी को ढूंढ सके। अपनी टीम पर भरोसा करते हुए लाल बालों वाला लड़ाका अनजान गहराइयों में छलांग लगा देता है, जहां उसे आखिरकार वो चमकती हुई सजीली चाबी मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। वो एक शांत पानी वाले कमरे में पहुंचता है और सोचता है कि क्या ये जगह सच में सुरक्षित है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ उस कलाकृति के चारों ओर बंद हो जाता है और उनकी एकमात्र उम्मीद सुरक्षित हो जाती है। वो पुष्टि करता है कि इसका उद्देश्य इस डायमेंशनल स्पेस को हमेशा के लिए बंद करना है, और बाहर दुनिया खौफ में देखती है कि वो अशुभ टूटा हुआ चांद ठीक होने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है, क्या होगा अगर वो इसे दूसरी तरफ घुमा दे। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। वो चाबी न केवल उस दरवाजे को बंद कर सकती थी बल्कि उसे खोल भी सकती थी, जिससे एक दुनिया को खत्म करने वाली आपदा अवेकंड के लिए दौलत के एक नए युग में बदल गई। 5 साल बाद दुनिया पूरी तरह से अलग है, जिस पर अब इन डंजन रेड्स का दबदबा है, जहां एक युवा और शक्तिहीन आदमी को एक ताकतवर अवेकंड की दया पर रखा गया है। अपने तथाकथित सहयोगियों से घिरे हुए वो जानता है कि वो बस एक साधारण इंसान है जिसे आसानी से फेंका जा सकता है, और उनकी नज़रों में वो सिर्फ एक मामूली चींटी है जिसे कुचल दिया जाना चाहिए। उसका शरीर हड्डियां तोड़ देने वाले प्रभाव के साथ नीचे जमीन पर जा टकराता है। जैसे ही वो मौत का स्वागत करने वाला होता है, वो खुद को राक्षसों से घिरा हुआ पाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक रहस्यमयी लॉकेट आता है जिसके अंदर एक मुस्कुराती हुई महिला दिखाई देती है, और निराशा के उस पल में उसका उद्धार दिखाई देता है। एक महिला जिसे वो जिन यू कहता है। वो चीखता है क्योंकि जो शक्ति वो हमेशा से चाहता था वो आग के सैलाब की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगती है। लेकिन ये अविश्वसनीय ताकत एक भयानक कीमत पर मिली थी, जिसने उसे जिंदगी भर के पछतावे के साथ छोड़ दिया। दृश्य एक नई खतरनाक जगह पर बदल जाता है जिसका नाम माउंट ऑफ नो रिटर्न डंजन है। अंदर एक अकेला तलवारबाज एक शक्तिशाली चमकते हुए प्रहार के साथ एक राक्षसी मकड़ी से लड़ रहा है। उसका हमला क्रूरता के साथ उस जीव की आंख को चीर देता है। किनारे से देख रहा एक युवा व्यक्ति ताकत के इस प्रदर्शन से पूरी तरह से हैरान है। उसके साथ ही जल्दी से उसे इस हैरानी से बाहर निकालते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें एक काम करना है, और लॉजिस्टिक्स टीम लीडर तुरंत सभी को आगे बढ़ने का आदेश देता है। ये फैंग वान जी है, एक 19 साल का लड़का जो बस डंजन सपोर्ट क्रू में रहकर अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी नौकरी जो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अवेकेंट को डंजन मेम्ब्रेन के गायब होने से पहले राक्षसों को मारना होता है। उसकी टीम का काम लड़ाकों को सामान देना और मरे हुए जानवरों से सामग्री इकट्ठा करना है। लेकिन ये एक खतरनाक काम है, क्योंकि अगर कोई भी राक्षस अग्रिम पंक्ति से बचकर आ जाता है तो ये मौत की सजा के बराबर है। एक साधारण इंसान के रूप में फैंग वान जी जानता है कि वो यहाँ एक विसंगति है, जिसे उस शव में कोई काम की चीज नहीं मिलती है।
पास ही में एक थका हुआ लड़ाका बताता है कि वो ये खतरा सिर्फ जिन यू नाम के किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल फीस चुकाने के लिए उठा रहा है। और जब वो बेताबी से पानी मांगता है तो फैंग वान जी तुरंत उसे पानी देने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो पानी की बोतल को देखकर ताना मारता है क्योंकि फैंग वान जी के हाथों पर राक्षस का खून लगा था, जिसे देखकर उसे घिन आती है। बिना डरे हमारा लड़का दूसरों को भी पानी देता है, जो बस फुसफुसाते हैं कि वो कूड़ा है। फिर वो उनके लीडर के पास जाता है, जिसे ब्रदर कुन कहा जाता है, और मुस्कुराते हुए उसे पीने के लिए कुछ देता है। लेकिन वो आदमी बस उसे घूरता रहता है। उसकी नजर एकदम ठंडी और पूरी तरह से खारिज करने वाली होती है। अगले ही पल वो फैंग वान जी के हाथों से बोतलों को मार गिराता है और पानी पत्थरों पर बिखर जाता है। एक बेरहम लात हमारे लड़के को हवा में उड़ा देती है और उसका हमलावर गुस्से में चिल्लाता है। ये लाल बालों वाला लीडर अपने आदमियों को उस बच्चे पर अपना गुस्सा निकालने का आदेश देता है और उसके चमचे तुरंत उस पर खतरनाक मुक्कों की बरसात कर देते हैं। उसे जमीन पर बेसुध छोड़ देते हैं, जबकि वो सोचता रहता है कि ये हमला क्यों हो रहा है। बिना कुछ कहे एक भारी जूता उसके चेहरे को पथरीली जमीन पर रगड़ देता है। उसे तड़पाने वाला आदमी नीचे हंसता है और उनके अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। लीडर के पैर से एक जबरदस्त ताकत निकलती है जो पूरी जमीन को हिला देती है और एक ही बार पैर पटकने से वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन में दरार पैदा कर देता है। कुन उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींचता है और उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, और उसे नई बनी उस खतरनाक खाई के एकदम किनारे तक घसीट ले जाता है। इस लीडर को मौत के सामने अपने शिकार के इस हताश इनकार में मजा आता है और वो बताता है कि उसे पता है उसका नाम फैंग वान जी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो फैंग वान जी को उस गहरी खाई के ऊपर लटका देता है और उसकी इज्जत ही इस मौत का असली कारण है। और एक आखिरी धक्के के साथ हमारा लड़का चीखते हुए नीचे अंधेरे में गिर जाता है। कुन और उसके चमचे उसे गिरते हुए देखते हैं और अंत तक उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हैं। ये पक्का करने के लिए कि कोई सुराग ना बचे, वो उस इंस्टेंस डंजन की को नष्ट करने की तैयारी करता है, जिससे वो पूरा आयाम फैंग वान जी के गिरते हुए शरीर पर बुरी तरह से ढह जाता है और उसे पत्थरों और मलबे के एक विशाल पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए कुचल देता है। फिर भी उस मलबे के नीचे उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी वो देखता है कि अंधेरे में एक खतरनाक नुकीले दांतों वाला जानवर उसके ऊपर मंडरा रहा है। ढहते हुए उस डंजन के अंदर फंसा हुआ फैंग वान जी महसूस करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अचानक पंजों वाला एक विशाल हाथ नीचे गिरता है और उसे नुकीले पत्थरों पर कुचल देता है। लेकिन उस पहले जानवर को एक उससे भी बड़े और भयानक जीव द्वारा एक तरफ फेंक दिया जाता है। ये नया राक्षस अनजाने में उसकी जान बचा लेता है, जिससे उसे कुछ पल के लिए एक झूठी उम्मीद मिल जाती है, क्योंकि उसका बचना महज एक इत्तेफाक था और उसके खून की महक ने राक्षसों के एक पूरे झुंड को खींच लिया है। पूरी तरह से घिरे होने और घायल होने के कारण वो जानता है कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ तक कि एक छोटा उड़ने वाला जीव चीखते हुए उस पर झपटता है, जिससे फैंग वान जी को इतना गुस्सा आता है कि वो खून से सने हाथों से उस छोटे जानवर का सिर पकड़ लेता है। हार ना मानने की एक दहाड़ के साथ वो उस जीव को दूर फेंक देता है और किसी के आगे झुकने से इनकार कर देता है। लेकिन वो छोटा राक्षस सीधे एक बहुत बड़े शिकारी जानवर की आंख में जा टकराता है, जो दर्द से एक खूंखार दहाड़ मारता है, और अब उसका पूरा ध्यान हमारे लड़के पर टिक जाता है। वो खौफ में ऊपर देखता है और महसूस करता है कि उसके इस छोटे से विरोध ने एक असली दुष्स्वप्न को न्योता दे दिया है। एक विशाल उत्परिवर्तित राक्षस जो अब पूरे युद्ध के मैदान पर मंडरा रहा है। एक विशाल टेंटिकल अविश्वसनीय गति से नीचे गिरता है, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलता। इसके प्रभाव से वो हड्डियां तोड़ देने वाली ताकत के साथ जमीन पर जा गिरता है। बुरी तरह घायल होने और खून बहने के कारण उसे महसूस होता है कि उसके होश उड़ने लगे हैं। उसका लॉकेट उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है और वो ये स्वीकार कर लेता है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। मलबे के बीच टूटा हुआ पड़ा उसकी जान हर टूटती हुई सांस के साथ फिसल रही है, और वो लॉकेट खुल जाता है, जिसमें उस महिला की टूटी हुई तस्वीर दिखाई देती है जिसके लिए वो लड़ा था। जैसे ही राक्षस करीब आते हैं, उसका आखिरी विचार जिन्यू से माफी मांगना होता है। उसके दिमाग में एक आखिरी विचार कौंधता है, किसी की देखभाल के लिए पैसे कमाने का उसका वादा। टूटा हुआ और खून से लथपथ वो स्वीकार कर लेता है कि इस बार वो पूरी तरह से हार चुका है, और उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो फुसफुसाते हुए जिन्यू से आखिरी बार माफी मांगता है। वो आंसू एक चमकती हुई चीज पर गिरता है, जिससे ऊर्जा की एक लहर पैदा होती है, और अचानक हुए इस धमाके से आसपास के राक्षस घबराहट में पीछे हट जाते हैं। एक ही पल में जमीन से सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ फूट पड़ता है, जो पूरे झुंड को भाप में बदल देता है। ये दिव्य प्रकाश उस ढह चुके डंजन के अंधेरे को चीर देता है, जो एक नई शक्ति का प्रतीक है, और उस चकाचौंध रोशनी के भीतर एक शांत आंख खुलती है जो इस दृश्य को देख रही है। पंखों का एक विशाल जोड़ा खुलता है और एक दिव्य देवदूत हमारे लड़के की ओर नीचे आता है,
जो बस उस चमकते हुए प्रभामंडल और अलौकिक सुंदरता वाली दिव्य सत्ता को निहार सकता है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट होता है जो उसे एक पवित्र एंजल टैलेंट प्रदान करने की पेशकश करता है, और वो देवदूत शर्तों को स्पष्ट करता है कि इसे देने वाला हमेशा के लिए अपना टैलेंट खो देगा। उसका हाथ धीरे से उसके माथे को छूता है और वो उसे एक जाने पहचाने नाम से पुकारती है, शाओ ज़े। उसी पल सुनहरी शक्ति का एक सैलाब सीधे उसके शरीर में दौड़ जाता है। वो अपनी शक्ति उसे सौंप देती है और उससे ये विनती करती है कि वो उसके इस उपहार के साथ एक अच्छी जिंदगी जिए। एक अजीब सा चमकता हुआ चिन्ह उसके सिर के ऊपर प्रकट होता है जो उसके बदलाव को दर्शाता है, और अब उसकी आंखों में ये नई शक्ति झलकती है जो उसके दूसरे मौके का प्रतीक है। उसकी पीठ से अचानक शुद्ध प्रकाश के शानदार पंख निकल आते हैं। एक दिव्य सुनहरी आग अब उसके फैले हुए हाथ के चारों ओर नाचती है जो इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार है, और उस पवित्र अग्नि से वो एक सजी हुई सुनहरी तलवार निकालता है और एक योद्धा के रूप में फिर से जन्म लेता है। फैंग वानजी के शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूटती है और वो चीख उठता है जब प्रकाश के पंख उसकी पीठ से बाहर निकलते हैं। अब एक देवदूत के रूप में वो नीचे राक्षसों के झुंड की पहुंच से ठीक बाहर हवा में तैरने लगता है। एक शांत भाव के साथ वो एक विनाशकारी हमले की तैयारी करता है और ऊर्जा का एक बैंगनी क्रॉस आकार लेने लगता है। ये हमला जमीन पर गिरता है और पृथ्वी पर एक चमकता हुआ क्रॉस उकेर देता है। एक पल में वो हिंसक ऊर्जा एक जीव के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एक और जानवर चीर दिया जाता है, उसका शरीर बैंगनी रंग के झटके में बिखर जाता है, और जब वो उस खून से लाल हुए विनाश के बीच से उड़ता है तो अपने पीछे तबाही का एक निशान छोड़ जाता है। एक सिस्टम वार्निंग चमकती है जो उसे इस नए टैलेंट को तुरंत अपनाने का आग्रह करती है। ध्यान केंद्रित करने से उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो कच्ची शक्ति अभी भी उसके अंदर बस रही है। वो उन जीवों के कटे हुए अंगों से घिरा हुआ है जिन्हें उसने अभी अभी तबाह किया है। लेकिन तभी अंधेरे से एक और जानवर बाहर निकलता है और वो उस बचे हुए राक्षस को किनारे हटने का आदेश देता है। एक विशाल एक आंख वाला भयानक राक्षस उसका सामना करता है और वो निडर होकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। ऊपर की ओर उड़ते हुए वो एक शक्तिशाली चमकते हुए प्रहार के साथ उस जीव का डटकर सामना करता है। फिर भी एक और वार्निंग प्रकट होती है जो इशारा करती है कि उसकी नई शक्ति पहले ही अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। ये जानवर अपने मुंह से विनाशकारी ऊर्जा की एक केंद्रित बीम चलाकर जवाबी हमला करता है, जिससे फैंग वानजी को उस विशाल विस्फोट को अपनी तलवार और प्रभामंडल से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमले की ये प्रचंड ताकत उस पर हावी होने लगती है और उसकी शक्ति दबने लगती है, और संघर्ष के उस पल में उसे याद आता है कि वो बस एक साधारण इंसान है जिसे अवेकंड लोगों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। उसकी नज़रों के सामने एक क्रिटिकल सिस्टम एरर चमकने लगता है। उसका शरीर और ये टैलेंट एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। वो महसूस करता है कि इस अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद ये राक्षस अभी भी उसे मारने के लिए दृढ़ है। एक क्रिटिकल सिस्टम अलर्ट चमकती है जो चेतावनी देती है कि उस अवेकंड के अंदर भरा हुआ गुस्सा एक पूर्ण पतन का कारण बन रहा है। उसके दिमाग के भीतर उसकी आंख में एक डिजिटल इंटरफेस इस विनाशकारी विफलता की पुष्टि करता है, और उसका गुस्सा एक पंख वाले रूप में प्रकट होता है जो उन सभी को मारने की कसम खाता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। स्क्रीन पर कई एरर मैसेजेस एक साथ गिरने लगते हैं जो संकेत देते हैं कि सिस्टम को अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रभाव की एक अंधी कर देने वाली चमक दिखाई देती है क्योंकि कोई चीज उस पर भारी ताकत से प्रहार करती है। एक नुकीली तलवार उसके शरीर को चीर देती है, लेकिन वो अपने दांत पीसता है और उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था, और वो सजीली सुनहरी तलवार दिखाता है जो इस शक्ति का स्रोत प्रतीत होती है। लेकिन अचानक उस तलवार के भीतर से एक गहरी भ्रष्ट ऊर्जा दौड़ जाती है जो इसकी प्रकृति को बदल देती है, और वो तलवार काली शक्ति के एक हिंसक विस्फोट और उड़ते हुए खून के बीच अपने रूप को चकनाचूर कर लेती है। एक भयानक एक आंख वाला जीव अब उसके बदले हुए शरीर के ऊपर मंडरा रहा है और चुनौती देते हुए दहाड़ रहा है। फिर भी एक चमकते हुए लाल चिन्ह के नीचे उसका बदला लेने का जुनून और भी तेज हो जाता है। जैसे ही वो राक्षस अपने तड़पते हुए और शक्तिशाली टेंटिकल्स के साथ अपना पूरा भयानक रूप दिखाता है, उसके विशाल अंग फैंग वानजी की अकेली और चमकती हुई परछाई पर गिरते हैं। लेकिन वो वापस दहाड़ता है और उस जानवर को अपनी पूरी ताकत से हमला करने की चुनौती देता है। एक नया सिस्टम मैसेज प्रकट होता है जो ऐलान करता है कि उसका टैलेंट अब म्यूटेट हो रहा है, और उसके शरीर से नीली लपटों का सैलाब फूट पड़ता है जो एक गहरे रंग के बख्तरबंद रूप में बदल जाता है। इस नई शक्ति के साथ वो एक विनाशकारी तेज प्रहार करता है जो तुरंत राक्षस के टेंटिकल्स को कटे हुए अंगों की बारिश में चीर देता है, और अचानक हुए इस क्रूर जवाबी हमले से जीव हक्का बक्का और अपाहिज रह जाता है। अंधेरे में उसकी चमकती हुई नीली आंखें एक ठंडे और जानलेवा इरादे से सिकुड़ जाती हैं। उसका नया रूप घूमती हुई नीली और हरी ऊर्जा के बीच ठोस हो जाता है।
कुचल देने वाली ताकत के साथ जमीन पर उतरते हुए उसके बख्तरबंद पैर पथरीली जमीन को चकनाचूर कर देते हैं और उसकी आंखें अब एक ठंडी नीली आग से जल रही हैं जिसमें दया की कोई जगह नहीं है। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट इस म्यूटेशन की पुष्टि करता है और डेथ एंजल टैलेंट को जगा देता है। अब गहरे राक्षसी कवच में लिपटा हुआ फैंग युएनजी विनाश के एक अग्रदूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है और एक आंख वाला राक्षस इस अचानक हुए भयानक बदलाव से स्तब्ध रह जाता है। वो उस जानवर को एक आखिरी मौका देता है, उसे अपने सभी साथियों को बुलाने के लिए कहता है और वो जीव पूरी तरह से इस जाल में फंसकर एक भयानक चीख निकालता है। उसकी दहाड़ उस ढह चुके आयाम में गूंजती है जो झुंड के लिए एक इशारे का काम करती है और खून से लाल आसमान से उड़ने वाले राक्षसों के एक विशाल झुंड को बुला लेती है। इससे बेपरवाह होकर फैंग युएनजी बुलाए गए उन राक्षसों की घटिया गुणवत्ता का मजाक उड़ाता है और फिर चुनौती का सामना करने के लिए धरती को हिला देने वाला एक कदम आगे बढ़ाता है। वह सीधे युद्ध के मैदान में छलांग लगाता है। उसकी काली तलवार गति की एक धुंध बन जाती है और लगातार विनाशकारी तिरछे प्रहारों के साथ वो उस झुंड को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। अपने दुश्मनों के विस्फोट होते हुए अवशेषों से घिरे हुए वो अगली लहर की तैयारी करता है और इस अराजकता के बीच एक बहुत बड़े लक्ष्य को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अविश्वसनीय गति के साथ वो अपनी चमकती हुई नीली तलवार को कई आंखों वाले एक जानवर पर गिराता है जो बस सदमे में अपनी मौत को करीब आते हुए देख सकता है। फैंग युएनजी दहाड़ता है कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। पूरी तरह से खात्मा करते हुए अपनी तलवार को जीव की खोपड़ी में गहराई तक धंसाने के बाद एक नया खतरा सामने आता है। एक विशाल सुनहरी कीड़े जैसी रानी जो अपने भयानक झुंड का नेतृत्व कर रही है। लेकिन फैंग युएनजी बस कॉर्प्स किंग बीज के उस छत्ते को देखता है और एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कवच वाला अपना हाथ उठाते हुए वो ऐलान करता है कि आज के बाद जो कोई भी जीव उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और एक ही चुटकी बजाकर वो एक विस्फोटक लहर छोड़ता है जो उन सभी को भाप बना देती है। वो गौर करता है कि उसकी शक्ति अभी पूरी तरह से नहीं जागी है और वो नीला ऑरा अभी भी अस्थिर है। इस नरसंहार के ऊपर खड़े होकर वो जमीन पर पड़ी एक परछाई जैसी चीज को मुक्त होने का आदेश देता है। उसकी नजर ठंडी और स्थिर रहती है, एक योद्धा जिसने इस ढहे हुए डंजन में दोबारा जन्म लिया है। वो राक्षसों की लाशों के ढेर को छान मारता है ताकि कोई बचा हुआ खजाना ढूंढ सके। उसे जमीन पर अनगिनत क्रिस्टल कोर्स बिखरे हुए मिलते हैं जो किसी भी अवेकेंड के लिए एक इनाम है। उनमें से एक को उठाते हुए फैंग युएनजी खुद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसकी ऊर्जा को सोखने की तैयारी करता है। उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम एरर चमकता है जो ये बताता है कि वो इसे सोखने में असमर्थ है। हैरान होकर वो उस कोर की जांच करता है जबकि उसका गहरा परछाई वाला कवच गायब होने लगता है। एक स्पष्टीकरण से पता चलता है कि ये कोर्स अवेकेंड के लिए शक्ति का प्राथमिक स्रोत हैं। इसलिए वो खुद से सवाल करता है कि वो इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता और इसे फिर से जबरदस्ती सोखने की कोशिश करता है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो हैरान रह जाता है कि वो क्रिस्टल अभी भी उसका विरोध कर रहा है। लेकिन तभी उसे अपनी शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा बहती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि ये उसके चारों ओर मरे हुए राक्षसों का डेथ ऑरा है। इसका मतलब है कि उसे क्रिस्टल कोर्स की जरूरत नहीं है अगर वो सीधे लाशों से ताकत सोख सकता है। और अब वो समझ जाता है कि ताकत हासिल करने का उसका रास्ता आसान है, बस उसे और ज्यादा राक्षसों को मारना है। इस एहसास के बाद फैंग युआनजी वापस उसी ढही हुई जगह की ओर भागता है और अब उसे पूरा भरोसा है कि उसकी वर्तमान स्थिति में बदला लेना आसान होगा। वो एक सुनसान जंगल में उतरता है जो इस चकनाचूर हो चुके आयाम में एकमात्र जीवित व्यक्ति है, जहां वो एक हल्की सी चमक देखता है और सोचता है कि क्या ये डंजन की है। एक सुनहरी खोपड़ी मिलने पर उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मनों का मकसद उसे यहाँ हमेशा के लिए फंसाना था। उस कलाकृति को मुट्ठी में कसते हुए वो गुस्से से उबलने लगता है और उन्हें कामयाब नहीं होने देने की ठान लेता है। लेकिन अभी के लिए वो अपने कौशल को निखारने पर ध्यान देने के लिए चाबी को पीछे छोड़ देता है। डंजन में फंसा हुआ उसका पहला साल अंतहीन नरसंहार का एक क्रूर दृश्य बन जाता है और जल्द ही वो इतना मजबूत हो जाता है कि बिना अपने विशेष कवच के राक्षसों के झुंड का सामना कर सके। एक जीव को अपने पैर के नीचे कुचलने के लिए बस उसका एक बार जोर से पैर पटकना ही काफी है। लापरवाही से एक कटे हुए अंग को पकड़ते हुए उसके भाव अब ठंडे और युद्ध में कठोर हो चुके हैं, यहाँ तक कि वो एक महत्वपूर्ण याद से प्रेरित होकर राक्षस का मांस खाने का भी सहारा लेता है। उसका दिमाग सिर्फ 1 साल पहले शहर की एक छत पर वापस चला जाता है, उस महिला के साथ किताबें पढ़ते हुए बिताए गए एक शांतिपूर्ण पल को याद करते हुए जिससे वो प्यार करता था, जिन यू। उसने उसे एक दुर्लभ आइटम की तस्वीर दिखाई थी, एक सेरेफिस्ट अनलॉकर जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और उसने समझाया था कि जब किसी डंजन के अंदर की दुनिया रीस्टार्ट होती है तो एक चाबी बनती है और ये प्रक्रिया केवल तभी होती है जब वहां मौजूद हर एक राक्षस को मार दिया जाए। वापस वर्तमान में आकर एक राक्षस को गिरते हुए देखकर वो समझ जाता है कि जिन यू का क्या मतलब था
और अपनी तलवार को तैयार करते हुए वो जानता है कि सब कुछ मार देना ही उसके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। उसका अगला साल और भी ज्यादा खूनी होता है क्योंकि वो लाखों और राक्षसों को काट डालता है। 3 साल के अंतहीन नरसंहार के बाद वो 15 लाख से ज्यादा राक्षसों को मार चुका है। लाशों के पहाड़ पर थका हुआ लेटा हुआ वो एक और आत्मा को शून्य में जाते हुए देखता है, लेकिन उसमें निराशा की एक गहरी भावना घर कर जाती है, इस डर से कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अचानक अंधेरी ऊर्जा और राक्षसी रूपों की एक विशाल लहर उस पर आ गिरती है, जो असीम अंधेरे से उभरती हुई चमकती आंखों के एक अंतहीन समुद्र को दिखाती है। वो अब समझ जाता है कि ये पूरा झुंड उसके सामने मौजूद इस राक्षसी समुद्र से ही आ रहा है। उसी पल एक नई मौजूदगी को महसूस करके उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। घबराहट में ऊपर देखते ही एक अचानक और भयानक एहसास उसके चेहरे पर उभर आता है। 10 सालों में राक्षस अधिक मजबूत हो गए हैं और अब एक एस रैंक वाला विशाल जीव बाहर आता है जो उसके नीली लपटों वाले कवच को जला देता है, क्योंकि वो इस नए खतरे का डटकर सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इस जीव की अपार शक्ति उसे नुकीले लाल इलाके में हिंसक रूप से गिरा देती है और वो जानता है कि इस शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ की गई एक छोटी सी गलती का मतलब भी निश्चित मौत होगा। ऊर्जा की एक लहर के साथ वो अपना खुद का एक तेज तलवार जैसा हमला करता है। वो एक निर्णायक प्रहार करने के लिए सीधे राक्षस के खुले हुए जबड़े की ओर छलांग लगाता है और उसकी तलवार एक क्रूर ताकत से टकराती है, जिससे हवा में एक विशाल खून की फुहार उड़ जाती है। घायल और भारी सांसें लेते हुए ये साफ दिखता है कि इस भीषण लड़ाई का उस पर गहरा असर हो रहा है और एक पल के लिए वो सोचता है कि हार मान लेना शायद आसान रास्ता हो सकता है। लेकिन उसकी ये राहत बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि तभी अंधेरे से राक्षसों का एक और झुंड बाहर आता है। उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है जब उसे उस आदमी जियांग कुन का चेहरा याद आता है जिसने उसे धोखा दिया था। और सबसे बढ़कर वो जिनियों को नहीं भूल सकता, वो एकमात्र इंसान जो अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है। झुंड के ऊपर मंडराते हुए वो अनलॉकर पाने के लिए उन सभी को मार डालने के अपने लक्ष्य को फिर से पक्का करता है। उसकी खून से लाल हुई आंख इस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकलने की उसकी हताश और पागल कर देने वाली इच्छा को दिखाती है। उसकी कैद का ये 12वां साल शुरू होता है, जिसे एक अकेले चमकते हुए खजाने के पेड़ द्वारा दर्शाया गया है। अजीब बात यह है कि वो पूरे 1 साल में एक भी राक्षस को नहीं मार पाया है, क्योंकि केवल एक आखिरी राक्षस बचा है, एक ग्रिफिन जो उस चमकते हुए खजाने के पेड़ की ओर खिंचा चला आया है। अपना मौका देखकर फ्रैंक युएनजी अंतिम लड़ाई शुरू करने के लिए आसमान से गोता लगाता है। वो अंधा कर देने वाली गति से उस जानवर पर उतरता है और उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार करने का लक्ष्य बनाता है। लेकिन हालांकि उसकी तलवार उसके मांस को चीर देती है, फिर भी उस जीव के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसके ऊपर मंडराते हुए वो जानवर अपने विशाल पंजों के साथ एक विनाशकारी जवाबी हमले की तैयारी करता है और उसके पंजे जमीन को कुचल देते हैं, जबकि वो मानता है कि इस दुश्मन ने उसे पूरे 1 साल तक परेशान किया है। फिर वो जीव एक शक्तिशाली ऊर्जा का हमला करता है। उसका रूप अपार शक्ति से चमकने लगता है, जो फैंग युएनजी को एक विशाल उग्र विस्फोट में निगल लेता है और पूरी जमीन को हिला देता है। वो जली हुई धरती के ऊपर उड़ता है और अपने पीछे फूटती हुई ऊर्जा का एक मैदान छोड़ जाता है। लेकिन फैंग युएनजी डट कर खड़ा रहता है और उस जानवर के बार बार किए जा रहे ऊर्जा के हमलों से चिढ़ जाता है। एक गंभीर मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि वो व्यंग्यात्मक तरीके से अपने ही खराब प्रदर्शन पर अफसोस जताता है, ये बताते हुए कि पूरे साल उसे इसी एक हमले से खदेड़ा और पीटा गया है। जब वे लगातार होने वाले विस्फोट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन भागने के बजाय वो उस हमले का सामना करने के लिए मुड़ता है, एक ऊर्जा धनुष प्रकट करता है और अपनी ओर तेजी से आ रहे विनाशकारी ऊर्जा के उस विशाल गोले पर निशाना साधता है। ये ग्रिफिन मुस्कुराता है, जिससे पता चलता है कि वो उसे शुरू से ही इस रक्षात्मक मुद्रा में फंसा रहा था। फैंग युएनजी फूटते हुए ऊर्जा स्तंभों के एक मैदान के ऊपर मंडराता है और उन धमाकों से बाल बाल बच जाता है, लेकिन अचानक उस पर हथियारों की एक बौछार होती है जो उसके कवच से टकराकर फट जाते हैं। इसका स्रोत पंखों वाला एक विशाल ग्रिफिन है जो अविश्वसनीय गति से नीचे की ओर गोता लगाता है, जो उसकी स्पष्ट कमजोरी के बावजूद उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार करता है। एक भयंकर टक्कर में इसके मैजिक, गति और शक्ति को लगभग अजेय बताया गया है और फैंग युएनजी को एहसास होता है कि ये पहला एसएस रैंक का राक्षस है जिसका उसने कभी सामना किया है। ये जानवर उसे जीने का मौका देता है अगर वो इसका गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए। शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे अपनी दया पर रखकर जवाब की मांग करता है। इससे बिना डरे फैंग युएनजी इंसानों को यातना देने के राक्षस के इस सामान्य तरीके का मजाक उड़ाता है और फिर गंभीरता से सवाल करता है कि क्या उसे अब इंसान भी माना जा सकता है। उसके इस विरोध से क्रोधित होकर ग्रिफिन एक विनाशकारी अंतिम हमला करता है, जो ऊर्जा की तलवारों का एक तूफान भेजता है जो हर दिशा से उस पर केंद्रित हो जाता है। उसी पल फैंग युएनजी को ब्लैक टाइड नाम की एक छिपी हुई शक्ति के सक्रिय होने की याद आती है,
एक अजीब क्षमता जिसने उसे अस्थायी रूप से सभी हमलों से अजेय बना दिया था। इसने राक्षसों को उसके द्वारा पहुंचाए गए किसी भी नुकसान को पूरी तरह से ना ठीक होने वाला बना दिया। उसका रूप अब परछाई में ढका हुआ है और वो उस जानवर से कहता है कि उसने एक घातक गलती की है। अपनी तलवार उठाते हुए और ठंडे दिमाग से उस जीव को अपने अंत के लिए तैयार रहने के लिए कहते हुए वो एक नई तकनीक डेथ नेकलेस कट का इस्तेमाल करता है, जिससे ऊर्जा की एक अंगूठी बनती है जो तुरंत नीली रोशनी की एक चमक में ग्रिफिन की गर्दन को चीर देती है। ये विशाल एसएस रैंक का राक्षस गिर जाता है और इसका आतंक का शासन अंततः खत्म हो जाता है। खंडहरों के बीच खड़े होकर फैंग युआनजी समझ जाता है कि दुनिया का रीस्टार्ट अंततः हो रहा है। उसके ऊपर अंधेरे आसमान में शुद्ध ऊर्जा का एक विशाल भंवर घूमता हुआ खुल जाता है। ये शानदार रोशनी उसकी दृढ़ आंखों में प्रतिबिंबित होती है और उसका लक्ष्य अब उसकी पहुंच के भीतर है। और उस भंवर में रोशनी से एक चमकता हुआ और अलौकिक रूप उभरने लगता है। वो तुरंत उस प्रसिद्ध सेराफिस को पहचान लेता है, वही चाबी जिसके बारे में जिन यू ने इतने साल पहले बताया था। अपार शक्ति के साथ जमीन पर उतरते हुए वो धरती को चकनाचूर कर देता है और अपना इनाम लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसका पूरा ध्यान केंद्रित है, उसकी शक्ति का हर एक कतरा बाहर निकलने के लिए तैयार है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वो हवा में उड़ जाता है और अंधेरे के पंख उसे ऊपर की ओर धकेलते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और इकाई प्रकट होती है, एक अजीब तरल पदार्थ जैसा जीव जो रास्ते की रखवाली कर रहा है। बेखौफ होकर फैंग युआनजी सीधे इस अप्रत्याशित तरल रक्षक की ओर बढ़ता है और अपना कवच वाला हाथ सीधे उस जीव के अजीब पानी वाले शरीर में धंसा देता है। वो उसके कोर की गहराई में डूब जाता है और ऊर्जा की लहरें उसके शरीर में फैल जाती हैं। ये जीव उसे अचानक अपने ही शरीर के अंदर पाकर सदमे में नजर आता है। उस इकाई से एक अजीब सी चीख गूंजती है और उसका रूप उसके चारों ओर अस्थिर होने लगता है। अंदर फंसे रहकर वो उस रक्षक को वो चीज सौंपने का आदेश देता है जिसके लिए वो आया है। अपना धैर्य खोते हुए फैंग युआनजी दहाड़कर अपनी मांग रखता है और उसकी आंखें नीली आग से जल रही हैं। ये तरल जीव उसकी इच्छा शक्ति के दबाव में दर्द से तड़पने लगता है। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से मुड़ जाता है जो उसकी भारी ताकत का विरोध करने में असमर्थ है। और इस अराजकता के बीच से पंखों वाला एक नया देवदूत का आकार उभरने लगता है। आखिरकार उसका हाथ उस सजीली सुनहरी चाबी के चारों ओर बंद हो जाता है और उसके बाहर निकलने का सपना अब हकीकत बन गया है। राहत के आंसुओं के साथ दशकों के नरसंहार के बाद फैंग युआनजी अपनी अंतिम जीत का जश्न मनाता है और उस डंजन का नारकीय परिदृश्य एक नई सुबह में बदलने लगता है, क्योंकि प्रकाश का एक शानदार स्तंभ फूट पड़ता है जो दुनिया के लंबे समय से प्रतीक्षित रीसेट का संकेत देता है। वो खुद को एक विशाल और सुलगते हुए गड्ढे के बीचों बीच अकेला खड़ा पाता है। वो अविश्वास में चारों ओर देखता है और सोचता है कि क्या वो आखिरकार असली दुनिया में लौट आया है। ये वीरानापन और खालीपन उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो अभी भी उस डंजन में ही फंसा हुआ है। उसके विचार तब टूटते हैं जब अचानक अंधेरे से एक दांतों वाला राक्षस उस पर झपटता है। वो मुश्किल से इस हमले को रोक पाता है और इस दौरान उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये मानने के बाद भी कि उसने हर एक राक्षस को मार दिया है, उसे अभी भी लड़ना पड़ रहा है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ वो एक काम चलाऊ हथियार उस जीव के सिर पर मारता है और एक ही निर्णायक प्रहार में उस जंगली सुअर को गिरा देता है, जिससे तत्काल खतरा टल जाता है। लेकिन वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी वर्तमान ताकत ऐसे कमजोर दुश्मन को हराने के लिए ही काफी है। उसे एहसास होता है कि उसने जितनी भी मौत की ऊर्जा इकट्ठा की थी वो उस डंजन के ढहने से बचने में खत्म हो गई और उसे एक बार फिर से एक साधारण लो लेवल अवेकंड के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। एक जंगल में भटकते हुए उसे एक कैबिन दिखाई देता है और वो खाने की तलाश करने का फैसला करता है और सावधानी से अंदर झांककर आवाज लगाता है कि क्या कोई घर पर है। उसका सामना एक गंभीर दृश्य से होता है जहां उसे पुराने शिकारियों के कंकाल मिलते हैं। कुछ छूटे हुए कपड़े मिलने के बाद वो एक नए सिरे से दुनिया का सामना करने की तैयारी करता है। उसे एक नक्शा मिलता है और उसे एहसास होता है कि उसे गए हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। एक नए उद्देश्य के साथ वो इस बदली हुई दुनिया में रास्ता खोजने के लिए तैयार होकर कैबिन से बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर कोर को उठाता है जो उसकी हालिया दयनीय लड़ाई का एकमात्र सबूत है। शहर में वापस आकर फैंग वैनजी नक्शे को देखता है जो एक जानी पहचानी दुनिया में एक अजनबी बन चुका है। उसकी उंगली हॉस्पिटल के रास्ते को दर्शाती है और अब उसका एकमात्र विचार जिन यू को खोजना है। वाइल्ड स्पिरिट गिल्ड का एक प्रमोटर उससे टकराता है और उसे एक फ्लायर सौंपता है जिस पर उसके धोखेबाज जियन कुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और उसे एहसास होता है कि इंतकाम का समय आखिरकार आ गया है, जब वो एक विशाल गगनचुंबी इमारत के बिलबोर्ड पर जियन कुन का चेहरा एक नायक के रूप में छपा हुआ देखता है।
इस ब्रॉडकास्ट में एस रैंक के राक्षसों को हराने और जनता को चाबियां दान करने के लिए उस गद्दार की तारीफ की जाती है जो फैंग वैनजी को इस खुले झूठ पर ठंडे और सुलगते हुए गुस्से से भर देता है। उसका हाथ कस जाता है और वो अपनी नफरत को अंदर ही अंदर दबाते हुए उस फ्लायर को कुचल देता है। और अब अपना लक्ष्य साफ होने के बाद वो ये जानते हुए वहां से चला जाता है कि गिल्ड केवल ताकतवर लोगों को ही स्वीकार करता है। उसकी यात्रा उसे उस विशाल आधुनिक हॉस्पिटल तक ले जाती है जिसकी उसे तलाश थी, और वो भारी मन से ये गौर करता है कि इतने सालों के बाद भी ये इमारत वैसी की वैसी ही है। अंदर एक हताश नन एक पास्टर से अपने मरते हुए बेटे को बचाने की विनती करती है, लेकिन वो आदमी बेरहमी से उसे बताता है कि वो सर्जरी के लिए आवश्यक बी रैंक कोर का खर्च नहीं उठा सकती। फिर ये पास्टर उस परेशान महिला को हिंसक रूप से धक्का देता है और उसे अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन फैंग वैनजी उसके गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये नन सदमे में ऊपर देखती है और 2 लंबे दशकों के बाद उसे पहचान लेती है। वो तुरंत पूछता है कि क्या वो जिन यू की नर्स है और मांग करता है कि उसे उसके पास ले जाया जाए। आंखों में आंसू लिए वो नर्स संघर्ष करते हुए जिन यू के बारे में कुछ भयानक खबर सुनाती है। वो एक कब्र के पत्थर के सामने खड़ा है और उसे पता चलता है कि जिस महिला के लिए वो लड़ा था वो उसका इंतजार नहीं कर सकी। फैंग वैनजी गहरे सदमे में झूमने लगता है और उसकी पूरी दुनिया एक पल में चकनाचूर हो जाती है। एक याद वापस आती है जिसमें पक्षियों को उड़ते हुए एक शांत आसमान दिखाया गया है। एक नन बताती है कि जिन यू का निधन लगभग 20 साल पहले हो गया था, ठीक उसके फंसने के तुरंत बाद। एक पुरानी याद में पुजारियों ने हताश होकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनके आशीर्वाद उसकी जान बचाने में विफल रहे। और दुख से अभिभूत होकर वो नन रोते हुए जिन यू की अंतिम आरामगाह तैयार करने की घटना को याद करती है। फैंग वैनजी बस रो सकता है और अपने दुख के बीच उस महिला की दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है, और अंतिम संस्कार के खर्च को कवर करने के लिए उसे एक चमकता हुआ एस रैंक कोर देता है जो एक अनमोल खजाना है। ये महिला उस उपहार की भारी कीमत से स्तब्ध है और इतनी महंगी चीज लेने से इनकार कर देती है, लेकिन वो प्यार से उस क्रिस्टल को उसके हाथ में दबा देता है और उसे रखने की जिद करता है। फिर फैंग वैनजी बताता है कि उसे पता है कि उसका अपना बेटा बीमार है और वो उससे इसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने का आग्रह करता है, और बदले में वो बस उस इंसान से अकेले बात करने के लिए कुछ पल मांगता है। ठंडे पत्थर के सामने घुटने टेककर वो आखिरकार अपनी इस विनाशकारी नई हकीकत का सामना करता है। अपने आंसुओं के बीच वो उसके लिए जमा किए गए मुट्ठी भर चमकते हुए रत्नों को पेश करता है और एस रैंक कोर्स का खजाना दिखाता है जिसे उसने सालों तक बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। उसने उसकी बीमारी को ठीक करने और बचे हुए रत्नों से एक नेकलेस बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वो जा चुकी है तो कीमती रत्न उसकी पकड़ से गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो जाते हैं। पिछले 2 दशकों से उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से अर्थहीन हो गया है। निराशा से टूटकर वो वहां ना होने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि गहरी अंधेरी ऊर्जा हलचल करने लगती है और उसका दुख अंधेरे की एक विशाल लहर में फूट पड़ता है जो पूरे कब्रिस्तान को निगल लेता है। कब्रिस्तान में छिपकर फैंग वैनजी ऊपर उड़ते हुए एक फ्यूचरिस्टिक एयरशिप को देखता है जो एक संदेश प्रसारित कर रहा है। इस ब्रॉडकास्ट को सुनकर अत्यधिक दुख से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये संदेश एक ताकतवर गिल्ड को बधाई देता है और ऑनलाइन जियान कुन की तारीफ करने के लिए एक बड़े इनाम की पेशकश करता है। एक ऐसा नाम जो फैंग वैनजी की आंखों में एक गहरे और प्रतिशोध से भरे गुस्से को भड़का देता है। शुद्ध क्रोध के दौरे में वो बदला लेने की अपनी कसम को चिल्लाकर कहता है और एक विशाल कब्र के पत्थर को चकनाचूर कर देता है। उस स्मारक के टूटे हुए टुकड़े रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं, ऊपर एयरशिप से टकराते हैं और उसमें विस्फोट कर देते हैं, जिससे पास की एक बालकनी से ये नज़ारा देख रहा एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी हैरान रह जाता है। चिढ़कर वो प्रेसिडेंट के एयरशिप के फटने को निराशाजनक कहकर खारिज कर देता है और एक जांच का आदेश देता है। वहीं कब्रिस्तान में वापस चारों ओर की कब्रों से एक अजीब नीली ऊर्जा उठती है। ये डेथ एनर्जी फैंग वैनजी में बहती है, जो बताता है कि उसने अपनी आधी ताकत वापस पा ली है। कुछ शक्ति वापस पाने के बाद वो हलचल भरे शहर की नियॉन लिट सड़कों की ओर बढ़ता है और उसकी मंजिल अवेकन मिशन एक्सचेंज सेंटर है, जो शिकारियों के लिए एक जाना माना केंद्र है। नीचे अलग अलग तरह की भीड़ को देखते हुए वो गौर करता है कि इतने सालों के बाद भी ये जगह कितनी जीवंत है। ये केंद्र फ्रीलांस अवेकेंट के लिए एक पनाहगाह का काम करता है, जो गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहते हैं। ये आउटसोर्स सपोर्ट मेंबर्स को भी आकर्षित करता है, एक ऐसी भूमिका जिसे वो दर्द के साथ अपने अतीत से याद करता है। 20 साल बाद लौटकर वो इस बात पर विचार करता है कि उसकी अपनी मानसिकता कैसे पूरी तरह से बदल गई है। वो भीड़ के बीच से गुजरता है, ये मानते हुए कि जियान कुन ने जरूर सोच लिया होगा कि वो बहुत पहले ही मर चुका है। अचानक एक गुंडा उसकी पीठ पर बंदूक रख देता है, लेकिन वो शांत रहता है, ये जानते हुए कि उसे अभी छिपकर रहना है। पास ही में एक हट्टा कट्टा शिकारी पकड़े गए जीव को बेचने की कोशिश करता है,
ताकि उसे जल्द ही पैसे मिले और वो डंजन में प्रवेश कर सके। लेकिन हुड वाला वेंडर उस राक्षस की जांच करता है और ध्यान देता है कि इसमें क्रिस्टल कोर की कमी है और ये बहुत कम मूल्य का है। ये ताकतवर आदमी राक्षस के अंगों के लिए अधिक पैसे की मांग करता है, लेकिन फैंग वानजी शांति से एक हाथ उठाता है। उसे याद आता है कि उसने इन जीवों को पहले देखा है और समझाता है कि इनका क्रिस्टल कोर शरीर के अंदर छिपा नहीं होता है, बल्कि टेंटिकल्स की हरकतों को शक्ति देने के लिए उनके पंजों के सामने बढ़ता है। ये खुलासा उस शक्तिशाली शिकारी को बहुत खुश कर देता है। जब उसे 6 ग्रेड सी कोर्स से होने वाले भारी मुनाफे का एहसास होता है, वो इस टिप के लिए फैंग वानजी को भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का इस इनाम को मना कर देता है और इसके बदले एक मदद मांगता है। और एक चालाक मुस्कान के साथ फैंग वानजी उस आदमी के आगामी डंजन रेड में शामिल होने के लिए कहता है। उसकी ये मांग तुरंत संदेह पैदा करती है, क्योंकि शिकारी डंजन में प्रवेश करने के उसके असली इरादों पर सवाल उठाता है। फैंग वानजी घबराकर दावा करता है कि वो सिर्फ राक्षसों पर रिसर्च कर रहा है और डेथ ऑरा सोखने के अपने असली लक्ष्य को छिपा लेता है। वो आदमी फिर उसके अवेकन टैलेंट के बारे में पूछता है, जिस पर फैंग वानजी स्वीकार करता है कि उसके पास कुछ नहीं है और केवल सपोर्ट की पेशकश करता है, जिस पर पास में छिपा एक हरे बालों वाला आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है। ये नया व्यक्ति इस विचार का मजाक उड़ाता है और एक बिना टैलेंट वाले इंसान को मौत से बचने के लिए साधारण गिल्ड मिशन से जुड़े रहने के लिए कहता है। ये ताकतवर लीडर अपने साथी के कठोर शब्दों के लिए माफी मांगता है और एक साधारण इंसान को साथ लाने के जोखिम को समझाता है, क्योंकि एक कमजोर कड़ी लड़ाई में पूरी टीम के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। फैंग वानजी बस उस आदमी को उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है और हरे बालों वाले आदमी के घायल हाथ पर ध्यान देता है, और वो सीधे उस बदतमीज व्यक्ति से पूछता है कि उसके घायल हाथ को क्या हुआ। ये लीडर मजाक उड़ाते हुए बताता है कि उसका साथी गिल्ड टेस्ट में फेल होने पर घायल हो गया था और उसकी खुद की टैलेंट की कमी को उजागर करता है, जिससे हरे बालों वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है, जो उसे बकवास करने वाला होने के लिए कोसता है। वो बताता है कि घाव में एक रेंगने वाले जीव ने जहर फैला दिया है, जिसे ठीक करने के लिए एक महंगे प्रीस्ट की जरूरत है। फिर वो फैंग वानजी को घूरता है और सवाल करता है कि वो इसका इलाज कैसे कर सकता है। जवाब में फैंग वानजी बस एक समझदारी भरी और आत्मविश्वासी मुस्कान देता है। फैंग वानजी वेंडर के पास जाता है और घाव के इलाज के लिए राक्षस का एक नाखून मांगता है, और हरे बालों वाला आदमी ताना मारता है जब उसे उस पिसे हुए उपाय को निगलने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारा लड़का बताता है कि वो नाखून सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। वो जहर को खत्म करने के लिए अपने डेथ ऑरा का उपयोग करता है, जिससे वो बदतमीज व्यक्ति हैरान रह जाता है जब वो अपना हाथ खोलता है और उसे पूरी तरह से ठीक पाता है। ये ताकतवर लीडर खुशी से झूम उठता है, फैंग वानजी को पकड़ता है और टीम में रिसर्चर का स्वागत करता है। हालांकि वो इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा के लिए डंजन में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजना चाहिए। उसी पल समूह के अनजान होने पर फैंग वानजी की कमीज के चारों ओर एक अजीब लाल ऊर्जा घूमती है, क्योंकि सफेद कवच पहने एक व्यक्ति अपने फोन पर बिग बॉस नाम के एक कॉन्टैक्ट को डायल करता है। दूसरी तरफ का बॉस घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसका बेटा मिल गया है, लेकिन कॉलर के पास जानकारी है और बताता है कि उसने किसी को उसके बेटे के कपड़े पहने हुए देखा है और वो उन पर उसकी गंध भी सूंघ सकता है। लेकिन उसकी आवाज़ डरावनी हो जाती है जब वो उस गंध की प्रकृति को स्पष्ट करता है और बताता है कि ये उसके बेटे की कम और उसके बेटे की लाश की अधिक महकती है। ये बॉस उसे समूह का बारीकी से पीछा करने और तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश देता है। इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने वो आदमी टीम के पास जाता है और पूछता है कि क्या उन्हें अभी भी एक और सदस्य की आवश्यकता है, गर्व से ऐलान करते हुए कि उसका टैलेंट सुपर सेंसेस है और वो एक आर्चर है। टीम के पूरा होने के बाद लीडर अपनी बेल्ट पर एक चमकते हुए बकल को छूता है और एक विशाल सजी हुई ग्रेट स्वॉर्ड बुलाते हुए ऐलान करता है कि अब चलने का समय हो गया है। लेकिन फैंग वानजी चुपचाप गिनता है और भ्रमित है कि लीडर ने 5 क्यों कहा जबकि वहां केवल 4 हैं। जंगल की गहराई में टीम अपने अंतिम सदस्य से मिलने पहुंचती है। लाल रंग का हुड पहने एक अकेली व्यक्ति, जिसे लीडर हमेशा पहले पहुंचने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन वो बस भीड़ को नापसंद करने की बात कहती है। एक युवा व्यक्ति समूह में शामिल होता है और सवाल करता है कि क्या ये हुड वाली महिला उनकी 5वीं सदस्य है, जो गुप्त रूप से अपने असली राक्षसी स्वभाव को एक रहस्यमयी नकाब के पीछे छिपा रही है। ये नया व्यक्ति तुरंत उसे पहचान लेता है और ऐलान करता है कि वो भेष में एक राक्षस है। एक और साथी ध्यान देता है कि उसका छलावरण एकदम सही है, जो उनके आर्चर की उन्नत इंद्रियों को भी मूर्ख बना रहा है। लेकिन 4 करोड़ राक्षसों को मारने के बाद फैंग वानजी की प्रवृत्तियों को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो उसकी ओर से हत्या का कोई इरादा महसूस नहीं करता, जो उसके लंबे और खूनी अनुभव में पहली बार हुआ है। और अब टीम के पूरा होने के बाद उनका लीडर रेड शुरू करने के लिए एक चाबी पकड़ता है। ये चाबी ताज के बिना है, जो एक लो लेवल डंजन का संकेत देती है, जिसके अंदर कोई सचमुच खतरनाक जीव नहीं है, जिसे वो एक्टिवेट करता है। और उनके सामने एक घूमता हुआ नीला भंवर प्रकट हो जाता है। ये 5 शिकारी पोर्टल के सामने परछाई की तरह खड़े हैं, अज्ञात में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।
उनका ताकतवर लीडर कमान संभालता है और सभी को साथ रहने के लिए कहता है जब वे अंदर जाते हैं। जबकि फैंग वांजी भेस बदले हुए उस राक्षस के पीछे चलता है, इस अजीब मोड़ पर विचार करता है। तभी हरे बालों वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे अपनी जिंदगी दांव पर ना लगाने की चेतावनी देता है। लेकिन फैंग वांजी की ठंडे गुस्से की एक झलक एक ही आदेश में उसे चुप करा देती है। ये अचानक तीव्रता उस आदमी की रीढ़ में सहरन पैदा कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, बुदबुदाते हुए कि हमारे लड़के को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। फैंग वांजी दृढ़ रहता है, ये जानते हुए कि खतरा उसका इंतजार कर रहा है, चाहे वो आगे बढ़े या पीछे हटे। और अपना मन बना लेने के बाद वो पोर्टल की ओर कदम बढ़ाता है। अंदर जो कुछ भी है उसका सामना करने के लिए तैयार है, बिना एक भी सेकंड की हिचकिचाहट के। डंजन के द्वार की अंधा कर देने वाली रोशनी में चल देता है। वो पोर्टल उसके पीछे गायब हो जाता है और अपने पीछे केवल शांत जंगल छोड़ जाता है। एक धधकते हुए ज्वालामुखी डंजन के अंदर आकर शिकार शुरू होने के लिए तैयार है। ये ताकतवर टीम लीडर अपनी नई बनी पार्टी के लिए मिशन ब्रीफिंग शुरू करता है और उन्हें उस गुफानुमा डंजन में फैली जानलेवा गर्मी और जहरीली गैसों के बारे में चेतावनी देता है। उनके मुख्य लक्ष्य मोल्टन डॉग्स हैं, जिनके कोर्स और दाढ़े बहुत कीमती लूट हैं। फिजिकल कॉम्बैट स्पेशलिस्ट के रूप में लीडर खुद को टीम की मेज एक्यूई के साथ जोड़ता है। ये क्राउड कंट्रोलर मोसिया किन को फिर घबराए हुए आर्चर के साथ काम करने का जिम्मा सौंपा जाता है और फैंग वांजी के पास राक्षस की लूट इकट्ठा करने का आसान और नीचा काम छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, मेज को राक्षसों का एक झुंड उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। केवल 10 घंटे की समय सीमा के साथ लीडर टीम को तुरंत आगे बढ़ने का आदेश देता है और गुर्राते हुए मोल्टन डॉग्स का एक झुंड आगे बढ़ता है। उनकी पत्थरीली खाल तेज गर्मी से चमक रही है। उनमें से एक जीव एक खतरनाक फुफकार निकालता है। उसका चौड़ा मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है। ये देखकर लीडर अपनी पार्टनर को बुलाता है और अपनी ग्रेट सोर्ड के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। उसका शक्तिशाली प्रहार पत्थर और लावे के एक उग्र विस्फोट के साथ एक राक्षस को चीर देता है, जबकि ऊपर से काले हथियारों की बारिश होती है क्योंकि मेज अपना खुद का शक्तिशाली स्पेल तैयार करती है। एक्यूई अपनी ऊर्जा को केंद्रित करती है और उन्हें खत्म करने के लिए शुद्ध बर्फ के जादू का एक विनाशकारी भंवर सीधे आने वाले झुंड की ओर बुला लेती है। बर्फ के अनगिनत टुकड़े आकार ले लेते हैं और ऊपर आसमान से उन आग वाले जानवरों पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। बर्फ के ये टुकड़े राक्षसों की सख्त पथरीली खाल को आसानी से जानलेवा ताकत के साथ बेध देते हैं। एक पल में मोल्टन डॉग्स का पूरा झुंड जम जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर ये मेज फैंग वांजी पर मुस्कुराती है और रिसर्चर को जल्दी से सामग्री इकट्ठा करने का आदेश देती है। एक धधकते हुए डंजन के अंदर फैंग वांजी सावधानी से एक विशाल राक्षस के जबड़े से एक दांत निकालता है। खून से सने दांत को पकड़कर वो अपनी योजनाओं के लिए इस अपमान को एक जरूरी कदम के रूप में स्वीकार करता है। मिशन पूरा होने के बाद वो खतरनाक लावे के मैदान से होकर सोते हुए जानवर से चुपचाप दूर खिसक जाता है। लेकिन उसका ये भागना तब रुक जाता है जब उसकी आंखें खतरे को भांपकर चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे एक अप्रत्याशित मौजूदगी का एहसास होता है।